हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आमिर कोचिंग सेंटर के एक और नए वीडियो में। आज हम क्लास 10th के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, यानी कि संसाधन एवं विकास। ठीक है, इस चैप्टर में हमें जानने को मिलेगा संसाधन क्या होता है और उसका विकास कैसे होता है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि भूगोल क्या होता है और संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन किसे कहते हैं और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे इस YouTube चैनल आमिर कोचिंग सेंटर पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल आमिर कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है भूगोल, यानी कि ज्योग्राफी। आखिर ज्योग्राफी क्या होता है? तो भूगोल वह विज्ञान है ना? भूगोल क्या है? भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी की सतह, उस पर पाए जाने वाले प्राकृतिक और मानव निर्मित तत्वों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि भूगोल क्या है? भूगोल वो विज्ञान का शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या करते हैं हम पृथ्वी के बारे में और पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ठीक है, इसमें भूमि, जल, वायु, वनस्पति, जनसंख्या, संसाधन और उसके परस्पर संबंधों को समझा जाता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं हम इनमें इन सभी चीजों के बारे में जानते हैं और इन सभी का आपस में क्या संबंध है, इन सब के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, भूगोल के मुख्य अंग तो जानते हैं। भूगोल के मुख्य दो अंग है। पहला है भौतिक भूगोल, यानी कि पर्वत, नदी, जलवायु, मिट्टी आदि का अध्ययन करना क्या कहलाता है? भौतिक भूगोल कहलाता है। दूसरा है मानव भूगोल। क्या है? मानव भूगोल, जैसे कि जनसंख्या, शहर, परिवहन, यातायात, संचार, ये सभी चीजें क्या है? आदि का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो यही है, संसाधन। ठीक है, संसाधन क्या होता है, यानी कि रिसोर्सेस किसे कहते हैं? रिसोर्सेस किसे कहते हैं? तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह चीज जिसका उपयोग हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, बशर्ते कि वह तकनीकी रूप से सुलभ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो, उसे संसाधन कहते हैं। यानी कि हमारे काम में आने वाली वो सभी चीजें जिसका हम उपयोग करते हैं, वो सभी चीजें क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कोई पावर प्लांट देख लें तो ये क्या है? संसाधन है। उसके बाद फिर कोई पेड़ देख ले, ये क्या है? संसाधन है। पेट्रोलियम, ये भी संसाधन है। क्यों? क्योंकि हमारे ये काम आता है। हमारा घर है ना, प्यारा सा हमारा घर, ये भी क्या है? हमारे लिए संसाधन है। क्यों? क्योंकि ये हमारे काम आती है। ठीक है, किताबें जिससे हम पढ़ते हैं। उसके बाद फिर बिजली, बिजली भी क्या है? हमारा एक संसाधन है। और धरती पर पाया जाने वाला सभी चीजें क्या है? संसाधन है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है संसाधनों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? संसाधनों को बांट दिए, संसाधनों को अलग अलग हम जरूरतों के हिसाब से बांट दिए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। संसाधनों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि इस प्रकार से बांटा जाता है। ठीक है, तो पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि उसके उत्पादन के आधार पर संसाधन को हम बांट दिए हैं। किस रूप में? तो जैविक और अजैविक रूप में। ठीक है, समाप्ति के आधार पर, यानी कि खत्म होने के आधार पर उसे क्या कर दिए? हम बांट दिए। तो पहला है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। ठीक है, तो इसे हम बारी बारी से आगे की स्लाइड में समझेंगे। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। किस आधार पर? यानी मालिकाना हक के आधार पर क्या कर दिए? हम इसे बांट दिए हैं। तो पहला है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, चौथा है विकास की स्थिति के आधार पर, यानी कि किसी भी संसाधन का किस प्रकार विकास हो रहा है, किस तरह तरक्की कर रहा है, उस तरह से क्या कर दिए? हम इसे बांट दिए हैं। तो पहला है संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष संसाधन।
ठीक है, तो आइए इसे बारी बारी से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का बंटवारा, है ना? उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का बंटवारा। तो पहले हम देखें जैव संसाधन, यानी कि बायोटिक रिसोर्स। क्या होता है? वे संसाधन जो जीवित जीवों से प्राप्त होते हैं और मानव के उपयोग में लाए जाते हैं, जैव संसाधन कहलाते हैं। यानी कि वे सभी चीजें जो जीवों से प्राप्त होता है, जो सजीवों से प्राप्त होता है या जो जीवित जीवों से प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, यानी कि बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। जैसे जैसे में देखें मानव, वनस्पति, जीव, मत्स्य और पशु, ये सभी क्या है? हमारा जैव संसाधन है। ठीक है, दूसरा देखते हैं अजैव संसाधन, यानी कि अबायोटिक रिसोर्स। क्या है? अबायोटिक रिसोर्स, यानी कि वे सभी चीजें जो निर्जीव चीजों से बनी होती है, उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टान, धातु, खनिज वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सभी चीजें क्या है? अजैव संसाधन, यानी कि जो निर्जीव चीजों से प्राप्त होता है उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं, जबकि जो सजीव जीव से प्राप्त होता है उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें मानव क्या है? जैव संसाधन। पेड़ पौधे क्या है? जैव संसाधन। उसके बाद फिर कोई भी एनिमल, जैव संसाधन। मछली, जैव संसाधन। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम देखें धातु, तो धातु क्या है? जैव संसाधन है? नहीं, धातु क्या है? अजैव संसाधन। ठीक है, धातु अजैव संसाधन। खनिज अजैव संसाधन। ठीक है, उसके बाद फिर जो पर्वत है, उसके बाद फिर चट्टान है, ये सभी चीजें क्या है? अजैव संसाधन कहलाएंगी। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है समाप्ति के आधार पर संसाधनों का बंटवारा। ठीक है, खत्म होने के आधार पर। तो पहला क्या है? नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या है? वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनर्उत्पादित किया जा सकता है, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कहने का मतलब है जिस संसाधन को दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन और वन्य जीवन, ये सभी क्या है? तो नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि ये एक बार अगर खत्म हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। क्या है? अनवीकरणीय संसाधन यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। क्या होता है? तो वे संसाधन जो एक बार खत्म हो जाने के बाद फिर से नहीं बनाए जा सकते, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। यानी कि जो एक बार खत्म हो जाए उसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इन संसाधनों के बनने में लाखों साल लगते हैं, जैसे तेल, कोयला, खनिज, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, तो देखते हैं नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण। तो यहाँ पर क्या है? सोलर पैनल, यानी कि सौर ऊर्जा। तो क्या करते हैं सौर ऊर्जा? सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, क्योंकि इसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पवन ऊर्जा, है ना? पवन ऊर्जा को भी हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद फिर जंगल, वन। ठीक है ना, वन, इसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये सभी चीजें क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेस, यानी कि नवीकरणीय संसाधन। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, जिसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना? तेल हो गया, कोयला हो गया, खनिज हो गया, पेट्रोल हो गया, है ना, आदि चीजें। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, प्लीज हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का बंटवारा। ठीक है, यानी कि मालिकाना हक के आधार पर क्या करें? हम संसाधनों को बांट दिए हैं। तो पहला है व्यक्तिगत संसाधन, यानी कि इंडिविजुअल रिसोर्सेस। क्या होता है? तो व्यक्तियों के निजी स्वामित्व वाले संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि वे संसाधन जो किसी एक व्यक्ति का होता है ना, जो किसी एक व्यक्ति के नाम पर होता है, उसे क्या कहते हैं? हम व्यक्तिगत संसाधन यानी कि इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। जैसे जैसे प्लॉट हो गया, यानी खेत हो गया, है ना? तो खेत सभी चीजें क्या होता है? किसी एक व्यक्ति के नाम पर होता है। उसके बाद घर, घर भी क्या होता है? किसी एक व्यक्ति के नाम पर होता है, इसलिए क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। गाड़ी, गाड़ी भी क्या होता है? किसी एक व्यक्ति के नाम पर होता है। मोटरसाइकिल, ये भी किसी एक व्यक्ति के नाम पर होता है ना? वैसे हालांकि हमारा फोन जो है, फोन भी क्या है? किसी का, सबका पर्सनल होता है ना? तो ये भी क्या है? एक व्यक्तिगत संसाधन है। दूसरा है सामुदायिक संसाधन, यानी कि कम्युनिटी रिसोर्स। क्या होता है? वे संसाधन जो समुदाय के सभी सदस्यों के लिए सुलभ है ना? उसे क्या कहते हैं? हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं।
तो कह सकते हैं कि वो संसाधन जिस पर पूरे समाज का अधिकार होता है, किसका होता है, पूरे समाज का अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं हम, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे सार्वजनिक पार्क हो गया, है ना, पार्क जो होता है वो क्या किसी एक व्यक्ति का होता है, नहीं, वो पूरे समाज का होता है, उसको हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। पिकनिक स्थल हो गया, जहाँ पिकनिक बनाते हैं ना, जो समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, ठीक है। जो मस्जिद वगैरह होता है, क्या होता है, मस्जिद वगैरह, इस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, समाज का होता है ना। मंदिर, इस पर भी कोई एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है ना। उसके बाद फिर पार्क, इस पर भी कोई एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। स्कूल, ठीक है, स्कूल, लाइब्रेरी, है ना, इन सभी चीजों पर क्या होता है, पूरे समाज का अधिकार होता है, इसलिए ये क्या है, सामुदायिक संसाधन। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो है वो 4 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का पहले देखें और ये हमारा तीसरा प्रकार है, यानी कि राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि नेशनल रिसोर्सेस। क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो किसी देश की सीमा के भीतर पाए जाते हैं और जिन पर उस देश की सरकार का अधिकार होता है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। कहने का मतलब है कि वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र के अंतर्गत आता हो, है ना, जो किसी क्षेत्र के अंतर्गत आता हो, उसे क्या कहते हैं हम, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे भारत के सीमा के अंदर पाया जाने वाला संसाधन जो होगा वो क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा, ठीक है। जैसे नदियां हो गया, है ना, जैसे देश की नदियां, है ना, जंगल, पहाड़, रेल, सड़क, बंदरगाह जैसी परिवहन व्यवस्था, है ना, खनिज, जल, वायु और भूमि, ये सभी चीजें क्या है, तो राष्ट्रीय संसाधन है, क्योंकि इस पर, इन सभी चीजों पर हमारे सरकार का अधिकार होता है, ठीक है। उसके बाद समुद्री क्षेत्र, 12 नॉटिकल माइल तक फैला हुआ समुद्र जिस पर उस देश का अधिकार होता है, ये भी क्या है, तो राष्ट्रीय संसाधन है। यानी कि जो हमारा इधर देखें तो बंगाल की खाड़ी है ना, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर, है ना, नीचे क्या है, हिंद महासागर, और इधर क्या है, अरब सागर, ठीक है। तो इन सभी में 12 नॉटिकल माइल तक, कितना, 12 नॉटिकल माइल तक जो क्षेत्र होता है वो भी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, स्वामित्व के आधार पर बांटा गया चौथा संसाधन है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, यानी कि इंटरनेशनल रिसोर्सेस। क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्सेस क्या होता है, तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो किसी देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, बल्कि उन पर सभी देशों का समान अधिकार होता है। इन संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संधियों के अनुसार किया जाता है, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी कि जिस संसाधन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होकर के सभी देशों का अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे देखें अंतरिक्ष, क्या अंतरिक्ष यानी स्पेस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार है, किसी एक देश का अधिकार है, नहीं, इस पर सभी देशों का अधिकार है ना, तो इसे क्या कहते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद जैसे अंटार्कटिका, है ना, अंटार्कटिका क्या है, एक, है ना, एक आइलैंड है जिस पर क्या है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार है, किसी एक देश का अधिकार है, नहीं, सभी का अधिकार है ना। उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय वायुमंडल, ठीक है। उसके बाद याद रखने योग्य बात है कि समुद्र का वह भाग जो किसी देश की सीमा से बाहर होता है, जैसे समुद्र का 200 नॉटिकल माइल किसी भी क्षेत्र से क्या होता है, बाहर होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है, ठीक है। समुद्र का जो 200 नॉटिकल माइल तक, कितना, 200 नॉटिकल माइल तक का जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का बंटवारा, है ना, यानी कि विकास की स्थिति के आधार पर। तो पहला है संभावी संसाधन, यानी कि पोटेंशियल रिसोर्सेस। क्या होता है, वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया है, ठीक है। तो वो संसाधन जो किसी क्षेत्र में है लेकिन फिर भी उसका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं, हम कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, संभावित संसाधन यानी पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। जैसे जैसे राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में पवन और सौर ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन फिर भी उसका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं, हालांकि कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे संसाधन को हम संभावित संसाधन कहते हैं, ठीक है। दूसरा है विकसित संसाधन, यानी कि डेवलप्ड रिसोर्स। क्या है,
तो वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका है ना, जिनका सर्वे हो चुका है और जिनकी गुणवत्ता और मात्रा उपयोग हेतु निर्धारण किया जा चुका है, कि यानी कि यहाँ पर क्या हो सकता है, संसाधन हो सकता है, उन सभी संसाधन को क्या कहते हैं, विकसित संसाधन कहते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, विकास की स्थिति के आधार पर हमारा तीसरा संसाधन है भंडार संसाधन, यानी कि स्टॉक रिसोर्सेस। क्या होता है, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है लेकिन तकनीक की कमी के कारण उनका उपयोग नहीं किया जा सकता, है ना। यानी कि वैसा संसाधन जिसके बारे में हम लोगों ने पता लगा लिया है ना, सर्वे कर लिए हैं, फिर भी उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसका टेक्नोलॉजी नहीं है। क्या है? टेक्नोलॉजी नहीं है, तकनीक नहीं है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हम जानते हैं पानी दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है ना। क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, जिसका उपयोग ऊर्जा के समृद्ध स्रोत में के रूप में किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास उनका उपयोग करने का तकनीक नहीं है, जिसके कारण क्या कर रहे हैं, हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं ना। तो वो संसाधन जिसका उपयोग हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं लेकिन आगे आने वाले समय में कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, भंडार संसाधन। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। दूसरा देखते हैं, विकास की स्थिति के आधार पर हमारा चौथा संसाधन है ना, तो क्या है, संचित कोष संसाधन, यानी कि रिजर्व रिसोर्सेस। क्या होता है, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और हम उन्हें वर्तमान तकनीक के कारण उपयोग कर सकते हैं लेकिन उनका उपयोग शुरू नहीं किए हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उन्हें हम आगे पीढ़ी के लिए रखे हैं, है ना, आगे आने वाले समय के लिए रखे हैं, इसलिए इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। उसे क्या कहते हैं हम, रिजर्व यानी कि संचित कोष संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे बांधों में पानी, है ना, हम क्या कर रखे हैं, बांधों से पानी को रोक के रखे हैं कि इसका उपयोग हम फ्यूचर में करेंगे। जंगल में तरह तरह की चीजें हैं लेकिन हर चीज का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्या कर रहे हैं, हम इसका संचित कोष संसाधन कर रखे हैं, यानी कि इसे हम जमा कर रखे हैं फ्यूचर के लिए, है ना, इसे हम फ्यूचर के लिए जमा करके रखे हैं। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। जाने से पहले प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल आमिर कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और अपने सवाल और कोई भी अगर विचार आपके मन में हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, कमेंट करके साझा करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।